अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका?
वजीर हम ना मैंने आप शायद आप लोगों को एक असाइनमेंट मिली हो पिछली दफा जो मैंने लेक्चर दिया था आप लोगों को CBBE मॉडल के ऊपर। तो आप में से किसी ने उसके ऊपर जाके कोई फर्दर रिसर्च की हो या आप लोगों ने कोई फाइंडिंग हो आप लोगों की, कोई आपका फीडबैक हो उस मॉडल के ऊपर, तो काइंडली शेयर किएगा मेरे साथ भी, बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा मार्केटिंग सेगमेंटेशन से रिलेटेड, प्रोडक्ट की सर्विस की पोजीशनिंग से रिलेटेड। और हम कुछ डिस्कस करेंगे कि जब हम टारगेट मार्केट सिलेक्शन करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें माइंड में रखनी चाहिए, क्या किस तरह हम पोजीशन कर सकते हैं प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से। लेकिन मुझे इसमें आप लोगों का साथ साथ फीडबैक और आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे चाहिए होगी। तो अगर आप लोग अपने माइक्स अनम्यूट करके इस डिस्कशन का हिस्सा बनेंगे तो जो सेशन होगा इट विल बी मोर प्रोडक्टिव एज कम्पेयर टू जस्ट अ लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम जवाद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। जवाद कैसा जा रहा है आपका काम, जॉब कैसी जा रही है आपकी? माशाल्लाह से सर बेहतरीन। सॉरी, मेरी अभी एक जूम सेशन कंपनी मीटिंग चल रही थी, माजर के साथ ठीक है, मैंने लेट ज्वाइन किया। अभी भी मैं ना ऑन द वे, तो बस अब कोई मैंने मसला थोड़ी। नहीं। आपकी वो मीटिंग खत्म हो गई है, अब आप रिलैक्स्ड हैं? अगर आपको कोई मसला परेशानी तो नहीं? नो सर। चलो जबरदस्त। अच्छा, आज जो हम सेशन डिस्कस करेंगे, जो आपस में बातचीत करेंगे, वो हम करेंगे मार्केटिंग, मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर, टारगेट मार्केट की सिलेक्शन के ऊपर और पोजीशनिंग के ऊपर। तो उसमें ना मुझे आप लोगों का साथ में फीडबैक और साथ में आप लोगों के जो वैल्यूएबल इनपुट्स होंगी वो अगर आएंगी तो बड़ा जो सेशन होगा वो अच्छा प्रोडक्टिव रहेगा। डेफिनेटली सर। जब आज स्पेशली आप, क्योंकि आप करंटली जॉब भी कर रहे हो, तो जी जी। आपके जो इंसाइट्स होंगी वो भी बड़ी वैल्यूएबल होती हैं। क्योंकि शुक्रिया। जो हम कोर्सेज में पढ़ रहे होते हैं वो चीज़, नो डाउट वो भी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत डिफर कर रही होती हैं। ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ आपकी जो होती हैं वो आपकी कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होती हैं, आपकी कल्चर टू कल्चर डिफरेंट हो रही होती हैं। इवन के विद इन सेम सिटी, विद इन सेम एरिया आपकी वेरी कर रही होती हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लेके डिफरेंट तरीके से। तो उसमें आप कोई थंब रूल नहीं अप्लाई कर सकते कि जी लेट्स सपोज हमने एक सरफ एक्सेल की जो मार्केटिंग थी हमने इस तरह की थी, तो हम जो अगला सरफ लेके आ रहे हैं उसकी मार्केटिंग भी हम उसी तरह कर दें। या हमने ऑल पर दूध की जिस तरह मार्केटिंग की थी हम हलीब दूध की भी उसी तरह मार्केटिंग कर दें। तो ये बहुत स्पेसिफिक डोमेन होती है जिसको आपको अच्छे एक ब्रांड मैनेजर को, एक अच्छे मार्केटियर को हिट करना पड़ता है। तो उसमें अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो नॉर्मली इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले होती है आपकी मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है कि आपकी जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जिनको आप हिट करना चाह रहे हो, जिनको आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस आप सेल करना चाह रहे हो, वो आपका मार्केट सेगमेंट है, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। और उनको आप आइडेंटिफाई किस बेसिस पे करते हो? आप उनको आइडेंटिफाई करते हो डिफरेंट उनकी करैक्टरिस्टिक्स पे, उनकी डिफरेंट बिहेवियर्स पे, उनकी डिफरेंट नीड्स पे आइडेंटिफाई करते हो आप। तो जो आपकी मार्केट सेगमेंटेशन होती है वो क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनकी जो नीड्स होती हैं वो बिल्कुल सिमिलर तो नहीं होती,
लेकिन मोर और लेस थोड़ी सी मिलती जुलती हैं एक दूसरे से। लेट्स सपोज अगर हम डिस्कस करें कि जी एक ऑल पर ब्रांड है और उसका मार्केट सेगमेंट क्या होगा, तो हम लेट्स सपोज कहते हैं जी उसकी जो ऑडियंस है वो 12 साल से लेके 60-70 साल तक के लोग हैं। उसमें देखो कुछ लोग ऐसे हो रहे होंगे जो उसको चाय बनाने के लिए यूज़ कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि उसको मिल्क शेक बनाने के लिए यूज़ कर रहे होंगे, कुछ लोग उसको वैसे दूध पीने में यूज़ कर रहे होंगे, कुछ लोग उसको किसी खाने में या किसी मीठा बनाने में यूज़ कर रहे होंगे। तो इस तरह आपके डिफरेंट बिहेवियर्स, डिफरेंट नीड्स के अकॉर्डिंग आप उसको चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करते हो कि जो मेरी प्रोडक्ट है वो कहाँ-कहाँ यूज़ हो सकती है, कौन-कौन यूज़ कर सकता है, किस-किस तरह यूज़ कर सकता है, ताकि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो कि जब मैंने उसकी एडवर्टाइज़मेंट करनी है, जब मैंने उसकी ब्रांडिंग करनी है, जब मैंने उसकी मार्केटिंग करनी है, तो जो उसकी कैंपेन है, मैं उसको किस-किस डायमेंशन में चला सकता हूँ। आप मे बी आप कोई ब्रांड हो वो सिर्फ़ फ़ोकस कर रहे हो कि जी हमारा ये दूध है बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उसके 4 अदर एट्रिब्यूट्स भी हों। वो हमारी स्वीट डिश बनाने में भी यूज़ हो सकता हो, वो हमारे स्मूदीज़ बनाने में भी यूज़ हो सकता हो, वो हेल्थ एंड फिटनेस वाले लोग भी यूज़ कर सकते हो, वो चाय में भी उसकी बड़ी कंज़म्पशन हो। तो डिफरेंट एट्रिब्यूट्स को भी हम मार्केट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोडक्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी मार्केट सेगमेंटेशन करते हो। अब जो सेगमेंटेशन होती है वो 2 तरीके से हो सकती है। या तो वो आपकी जो कस्टमर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो, उसके ऊपर हो सकती है, या उस बेसिस पे हो सकती है कि जो आपका कस्टमर है, उसको जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से जो बेनिफिट्स आने हैं, वो उसको कैसे परसीव करता है, ठीक है? इसकी अगर हम बात करें, तो लेट्स सपोज़ कि हमारे पास एक मेडिसिन है, जो कि एक पेन किलर है सिंपल सी। अब उसमें उसको 2 तरह से लोग उसको परसीव कर सकते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं, वो देखते हैं कि जो दवाई है वो कितनी इफ़ेक्टिव है, वो अपना काम कितना करती है अच्छे से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि देखते हैं कि यार ये दवाई अच्छी तो है लेकिन ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने हैं। अब पेन किलर्स आपकी बेशुमार आती हैं, अब जिस तरह आपकी पेन किलर आती है, डिस्प्रिन आती है। अब डिस्प्रिन आपका पेन किलर है, आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपकी वो सर दर्द खत्म कर देती है। लेकिन एट द सेम टाइम उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वो आपको स्टमक एलर्जी करवा सकती है, आपको कुछ लोगों में वो मना भी होती है, ब्लड प्रेशर जिनको होता है, इश्यू होता है, ब्लड थिनिंग का होता है, उनको मना होती है। तो कुछ लोग होते हैं, वो उसको इस तरह भी डायमेंशन में जज कर रहे होते हैं कि यार ये प्रोडक्ट अच्छी तो बहुत है, इफेक्टिव तो बहुत है, लेकिन क्या इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? तो इस तरह कोई भी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस हो, उसकी मल्टीपल डायमेंशन होंगी जिनको आपने मद्देनज़र रखना होगा। इसी तरह आपकी पैनाडोल है, तो पैनाडोल आपकी मे बी उसकी जो इफेक्टिवनेस है, वो एज़ कम्पेयर टू डिस्प्रिन कम हो, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो डिस्प्रिन की निस्बत बहुत ज़्यादा कम हो। तो कुछ ऐसे लोग होंगे वो कहेंगे नहीं जी हमें तो जो है साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नहीं चाहिए तो हम पैनाडोल खाएँगे। उसी तरह कुछ लोग होंगे जो कहेंगे नहीं हमें तो इफेक्टिवनेस चाहिए, हमें तो बिल्कुल दर्द खत्म चाहिए, थोड़े से साइड इफेक्ट आ भी जाएँ तो कोई मसला नहीं। तो कुछ लोग होंगे वो एस्प्रिन को प्रेफ़र करेंगे। तो इस तरह आपके 2 सेगमेंट्स बन जाएँगे डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो कस्टमर है वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को किस तरह परसीव करता है, उसके बेनिफिट्स को किस तरह उनको वो एक्सेप्ट करना चाहता है। इसके अलावा जो आपकी सेगमेंटेशन होती है, जो नॉर्मली ब्रांड मैनेजर्स करते हैं, वो आपकी करते हैं आपकी डेमोग्राफिक्स पे कर लेते हैं कि जेंडर वाइज़ करते हैं, एज वाइज़ करते हैं, इनकम वाइज़ करते हैं, लोकेशन वाइज़ करते हैं, लाइफ़स्टाइल वाइज़ भी करते हैं लोग, ठीक है? फिर उसके अलावा आपके जो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लोगों के, उसके ऊपर भी लोग जो आपके ब्रांड मैनेजर्स होते हैं, आपके मार्केटियर्स होते हैं, वो उनको सेगमेंट करते हैं। अब इसमें हम कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। I have a question here, sir. जी, जी, प्लीज़। जैसे भी आप ये ऑल्पर्स वगैरह की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि इनके अंदर कुछ ख़ास ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स नहीं होते हैं, बट ईज़ी टू यूज़ है तो हम लोग इसे डेली लाइफ़ में यूज़ कर रहे होते हैं। और बहुत सी चीज़ें जैसे कि सेरेलैक है, डॉक्टर्स बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि स्पेशली बोलते हैं कि बिल्कुल भी हेल्दी डाइट नहीं है बच्चों के लिए, लेकिन अ, अगर हम इनके एडवर्टाइज़मेंट्स वगैरह देखें तो उसमें एक बहुत ही पॉज़िटिव मैसेज मिल रहा होता है। बहुत ही एक हुँ, अच्छी वाइब मिल रही होती है और पेरेंट्स उसको स्पेशली मदर्स उसको प्रेफ़र कर रही होती हैं यूज़ करना।
तो अपने हम्म। प्रोडक्ट को के प्रोस एंड कॉन्स तो हमें पता होते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव मैसेज दुनिया के सामने लेकर आना, वो हम किस तरह से मतलब कर सकते हैं कि एक अच्छा इम्पैक्ट भी रहे और उसको यूज करना भी प्रेफर करें लोग। अच्छा, बस ये जो आपने बात की ना ऑल्पर्स वगैरह की, तो इसमें ना दो तरह की कैटेगरीज हैं। अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो जिस तरह ये आते थे ना एवरीडे वगैरह, तो किसी ज़माने में एवरीडे वगैरह भी जब ब्रांड इनको एंडोर्स करते थे तो एज अ मिल्क करते थे। फिर इसके ऊपर कुछ रेगुलेशंस आई और उसमें ये अब उनको बाउंड कर दिया गया है कि जो प्रोडक्ट मिल्क नहीं है, लेट्स सपोज आपका तरंग है, आपका एवरीडे है, इनके ऊपर लिखा होगा कि ये टी वाइटनर्स हैं, ये मिल्क नहीं है। और जहाँ तक बात है ना ऑल्पर्स वगैरह की, तो ऑल्पर्स वगैरह मिल्क ही हैं, लेकिन ये क्योंकि प्रोसेस्ड मिल्क है तो इसकी जो इफेक्टिवनेस है या इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो एक खालिस दूध से थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि ये बिल्कुल मिल्क है ही नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात तो ये कि जो आपका ब्रांड मैनेजर्स होते हैं ना, इनका काम होता है कि आप देखो कि गैप कहाँ पे है। अब इन्होंने गैप देखा कि जो हमारे जो लाइफस्टाइल्स हैं वो इस तरह के हो गए हैं कि हम लोग जो हैं चीज़ों को प्रेफर करते हैं जो कि पैकेज फूड आ रही हो। हमें लगता है कि वो जो पैकेज फूड है वो ज़्यादा हेल्दी है, वो ज़्यादा इजी टू यूज़ है, कन्वीनियंस का फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा आ जाता है हमारा। तो इस वजह से उन्होंने उस चीज़ को हिट किया ब्रांड मैनेजर्स ने, और उनको लोगों को कहा कि जी आपका जो ये वाला दूध है टेट्रा पैक में जो पैक हुआ हुआ दूध है, ये ना सिर्फ ज़्यादा हेल्दी है बल्कि ये आपके लिए कन्वीनियंट भी है कि आपका जब दिल चाहा आपने इसको अपने फ्रिज से निकाला और उसकी चाय बना लिया, एज़ कम्पेयर टू आप खुला दूध रखा हुआ है जिसमें जर्म्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इस तरह की चीज़ें भी आ सकती हैं। तो इसमें ना मैं आगे आप लोगों से डिस्कस करूँगा पोज़ीशनिंग स्टेटमेंट का। अब पोज़ीशनिंग स्टेटमेंट क्या होती है? पोज़ीशनिंग स्टेटमेंट में आप लोगों को बताते हो कि ये हमारा ब्रांड है और हमारा ये एक सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लेम है इसके बारे में। वो क्लेम हो सकता है कि जी हमारा जो दूध है सबसे गाढ़ा दूध से हलीब का होता था, सबसे गाढ़ा दूध हलीब। हमारा हम नीडो, जैसा नीडो का क्लेम है कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू इसके अंदर है। एरियल सर्फ एक्सेल का क्लेम होता है कि जी हमारी जो दागों की सफाई सबसे अच्छा हमारा सर्व करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्लेम आप मेंशन करते हो। फिर आप उसको कंपेयर करवाते हो कि बाकियों की निस्बत हमारा कैसे है। लेट्स सपोज आप कहते हो जी ये जितने भी सर्फ हैं इन सब में हमारा जो धुलाई है दागों की, चाय के दाग स्पेसिफिकली सबसे अच्छी हमारा सर्व करता है। और उसके बाद एंड पे आप उसको कोई सपोर्टिंग एविडेंस देते हो कि जी क्योंकि ये चीज़ हमारा प्रोडक्ट इस तरह कर रही है, इस वजह से हमने ये क्लेम किया। अब इसकी एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जवाब में आपका हैंड रेज़ है, मैं आपसे की तरफ आता हूँ। अब एक फर्टिलाइज़र का ब्रांड है, 3 फर्टिलाइज़र्स के मेजर प्लेयर हैं पाकिस्तान में। एक फौजी फर्टिलाइज़र है, एक फातिमा ग्रुप का है और एक है एंग्रो। फातिमा ग्रुप ने किसी ज़माने में क्लेम किया कि जी हमारा जो फर्टिलाइज़र है अगर आप वो लगाते हैं तो आपकी 10% फसल ज़्यादा होती है हमारे सारे फर्टिलाइज़र्स की कैटेगरी में। अब जो बाकी फर्टिलाइज़र्स थे वो उन्होंने केस कर दिया कि जी ये बताएं जी ये कैसे आपने क्लेम किया। साथ में उन्होंने कुछ एविडेंस दिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के और बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, जी ये देखिए हमने 400 फसलों पे हमने टेस्ट किया और हमने जहाँ-जहाँ हमने फातिमा ग्रुप की हमने खाद डाली, फर्टिलाइज़र डाला, वहाँ पे जो यील्ड थी, जो फसल थी वो ज़्यादा निकल आई। तो उन्होंने उसको बैक करने के लिए सपोर्टिंग एविडेंस दिया। तो इस तरह की चीज़ें सपोर्टिंग एविडेंस, क्लेम, आपका कंपैरिजन आपके कंपेटिटर से, ये सब चीज़ें मिलके आपकी बनाती हैं पोजीशनिंग स्टेटमेंट को, जिसमें आप अपना जो यूएसपी होती है, जो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होती है, उसको आप पोर्ट्रे कर रहे होते हो उस पोजीशनिंग स्टेटमेंट के अंदर। अगर आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे ना कि डिफरेंट कंपनीज की पोजीशनिंग स्टेटमेंट्स, बल्कि आप लोग आज जाके लाजमी कीजिएगा तो कि फेमस कंपनीज की पोजीशनिंग स्टेटमेंट, तो आप लोगों को देखिएगा कि उसमें बड़ी बड़ी आपको इंसाइटफुल पोजीशनिंग स्टेटमेंट मिलेंगी। जैसे कि कंपनी है आईबीएम, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की बहुत बड़ी कंपनी है। तो उनका पोजीशनिंग स्टेटमेंट किसी ज़माने में होती थी, द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज़ आईबीएम। अब ये जो पोजीशनिंग स्टेटमेंट होती है ना सिर्फ कस्टमर्स के लिए होती है बल्कि आपके जो इन हाउस आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए भी होती है।
जब एम्प्लॉयज को पता चला कि जी हमारी टैगलाइन, हमारी पोजीशनिंग स्टेटमेंट है द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज IBM, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज ने सीखना शुरू किया कि जी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं कस्टमर्स के, हम लोग जो उनको बना के दे रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, तो हमने उसी बिहेवियर में काम करना है। उसी तरह उसमें हार्मनी आती है फिर टीम के अंदर। इसी तरह आपके कस्टमर के माइंड में भी आता है कि यार ये जो चीज़ मुझे बेच रहे हैं ये कोई चीज़ मुझे बेच नहीं रहे, बल्कि ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो जब आप चीज़ को बेचने की बजाय आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ चले जाते हो, तो ह्यूमन साइकी ये है कि लोग आपकी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। जब मतलब हलीम यहाँ ने पे जी बताएं। मतलब यहाँ पे आप कंपैरिजन और पोजीशनिंग स्टेटमेंट की जब बात करते हैं, यहाँ पे जी फिर क्रिएटिविटी भी आ जाती है कि आप बिल्कुल आती है। वर्ड्स में किस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है कि आप उसमें आप जैसे आपने बोनस का अगर ऐड देखा हो, तो हम्म बोनस जो है वो लो टियर को टारगेट करता है, जो कि कह लें कि लोअर मिडिल क्लास है, उन क्लास को टारगेट करता है। तो जब आप उसके एड्स देखेंगे तो उसके एड्स में कभी भी आपको कोई अमीर बंदा नहीं नजर आएगा। आपको हमेशा वो बंदा नजर आएगा जो कि ट्रैक्टर चला रहा है या कोई छोटी मोटी मुलाजमत कर रहा है, उसकी ऊपर चाय गिर गई है या उसके कपड़े खराब हो गए। एज कम्पेयर टू जब आप एड देखते हैं सर्फ एक्सेल की, तो उसमें आप देखते हैं एक अच्छा सा प्यारा सा घर है, उनका एक प्यारा सा बच्चा है, वो फुटबॉल खेल रहा है और उसको दाग लग गए। अब गरीब का बच्चा तो फुटबॉल खेलता नहीं है, ठीक है। अब आप एरियल की ऐड देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं सर्फ एक्सेल में वो एरियल में वसीम अकरम आया हुआ है, उसने 15-20 खवातीन रखी हुई जिनके पास इम्पोर्टेड वॉशिंग मशीन है, और वो उसको क्लेम कर रहे हैं कि जी दाग खत्म हो जाएंगे। इस तरह छोटी छोटी जो चीजें होती हैं उस तरह आप अपनी ऑडियंस को हिट करते हो। फिर आप लोग उसमें क्रिएटिव वर्ड्स यूज करते हो, उसमें क्रिएटिव आप डिजाइन यूज करते हो, आप उसमें क्रिएटिव विजुअल्स यूज करते हो। किसी जमाने में पेप्सी की एक कैंपेन बहुत मशहूर हुई थी, जिसमें एक खातून आके कहती थी किसने कहा पेप्सी 65 की कर दो। वो जी बहुत फेमस कैंपेन हुई थी। तो वो एक सिंपल सी टैग लाइन थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने उसको क्रिएटिवली जिस अंदाज में बोला उस मॉडल ने, और उन्होंने जिस तरह उस लाइन को पोर्ट्रे किया, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। उन्होंने ब्रांड बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। तो इसमें नो डाउट आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जिस तरह आप उसको क्रिएटिवली प्रेजेंट करते हो वो बहुत आपको फ़ायदा देता है। अब जिस तरह ही मैं फातिमा ग्रुप की एग्जांपल आपको दे रहा था, तो फातिमा ग्रुप ने अपनी एड्स में लाइन ऐड करना शुरू की, खाद मुफ्त ही समझो। अब जब खाद मुफ्ती समझो तो किसान आके पूछते थे भाई खाद मुफ्ती समझो, आपने इतने बड़े बड़े बैनर्स बोर्ड लगाए हुए, खाद मुफ्त है क्या? तो कहते थे जब आप हमारी खाद यूज करेंगे और आपको एक्स्ट्रा 10% फसल मिलेगी, तो एक्स्ट्रा 10% फसल की वैल्यू इतनी है कि आपको खाद के पैसे आपके फ्री हो जाएंगे। उसके बैक एंड पे ये स्टोरी थी। लेकिन वो इनिशियली जो एड थी वो इतनी कैची थी कि लोग उसको सुन के रुक जाते थे कि जी अब जैसा आप लोगों ने देखा बाजारों में लिखा होता है वाकई बड़ा शवारमा सिर्फ 30 रुपए में। अब हम लोग रुक जाते हैं कि यार शवारमा तो 150-200 का मिलता है, ये वाकई बड़ा शवारमा 30 रुपए का कहाँ से मिल रहा है? तो वो उस बंदे की क्रिएटिविटी है जो वो अपने हिसाब से लगा सकता था। तो क्रिएटिविटी नो डाउट बहुत मैटर करती है। फिर क्रिएटिविटी शुड बी इन लाइन विद योर टारगेट मार्केट। अब ऐसा ना हो कि आपकी जो ऑडियंस हो, आपकी जो टारगेट मार्केट हो वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड हो, या वो बड़ी डिफरेंट क्लास में फॉल कर रही हो, और आप जो उनको मैसेज दे रहे हो वो आप बड़ा डिफरेंट तरह का दे रहे हो, तो उसके साथ रेजोनेट करना उनका बड़ा जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब बोनस की एड में एक लड़की दिखाते हैं जो कि घर में बेगम है, उसके खामन की प्रमोशन हुई है, उसको ऐसे से हुआ है, तो वो उस ऑडियंस के साथ रेजोनेट कर रहा होता है। बोनस की एड में कभी आपको बड़ी गाड़ी नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो सबसे सस्ता सर्फ का पैकेट है 100 रुपए का। एज कम्पेयर टू आप जब दूसरी सर्फ एक्सेल की उसमें जाते हैं तो उसमें आपको गाड़ी भी नजर आएगी, बच्चा फुटबॉल खेलता भी आएगा, अच्छा बड़ा टीवी लाउंज भी नजर आएगा। तो आपका क्रिएटिविटी, आपका मैसेज का रेजोनेट करना वीडियो ऑडियंस, पूरा एक मिक्सचर है, अमलगम है, जो कि मिल के आपकी मार्केटिंग कैंपेन को सक्सेसफुल बनाता है। अच्छा, अब मैं पहले जवाब के क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर मैं हमने आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। सर आपकी बात ना मैं इंडोर्स करूंगा, आपने बिल्कुल सही फरमाया। इसी में ना मैं सिस्टर को ना एक दो चीजें वो शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि ये मेरी अपना फील्ड से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन था। अच्छा, पिछले दिनों में ना सबमिट चाह रही थी, इंटरनेशनल मार्केटिंग समिट ना बाय फिलिप कॉटलर ना 8-9 नवंबर को ना,
वो मैंने अटेंड की, ठीक है। उसमें ना नेस्ले के भी लोग आए हुए थे सर। उन्होंने ये चीज शेयर की थी कि एक्चुअली मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। शरह मवाद ज्यादा होने की वजह ये थी कि लो फूड क्वालिटी थी, और उसमें भी उन्होंने ये आइडिया जनरेट किया नेस्ले वालों ने कि हम इसको कैसे कॉप किया जाए। उन्होंने ना सर अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए ना ये सीरियल यानी कि लेके आए थे। एक्चुअली अगर इसको हम अपनी मार्केटिंग के साथ अगर एसोसिएट करें तो वो सोल्यूशन प्रोवाइडर थे, प्लस सोसाइटी को लेके चले थे। वो जो कंपनी आज के दौर में, आज के एरा में सोसाइटी को लेके मार्केटिंग करती है ना, वो सर बहुत सक्सेसफुल होते हैं। जो सोसाइटी को सोल्यूशन देते हैं ना, वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं एज कंपेयर टू इंडिविजुअल या कोई फर्म जो सिर्फ सेलिंग कंसेप्ट के ऊपर चल रही हो। आज का मार्केटिंग का बिल्कुल ऐसी वैसे है। एक तो सर ये चीज थी। दूसरा मेरा ना एक दफा ना ये जापान जाने का एक्सपीरियंस हुआ। टोक्यो में मैंने देखा था कि वो हर चीज में ना वो बड़े कैलकुलेटेड थे। जापानीज, मेरा अपनी एक रो थी तो हमने हमारा खाना लगा हुआ था। मैंने ना जापानीज की लाइन में लग के ना उनका खाने की वैल्यूज देखी कि उनको वो कितनी कैलोरीज ले रहे थे। उनकी 200 थी, 300 थी। जब मैंने पाकिस्तानी फूड जो हमारे लिए स्पेशली तैयार किया गया था, उसकी कैलोरीज थी 1800, 1900, यानी कि हम इतनी कैलोरी। तो ये चीजें जो अक्सर कंपनीज जो ऑफर्स कर रही होती हैं ना, वो बहुत सारे जो ऐसी चीज़ों को मद्देनज़र रख के ऑफ़र कर रही होती है, जिससे जो ख़ास एक एज ग्रुप या लोग जो इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनको वो सॉल्यूशन दे रहे होते हैं, अपना सॉल्यूशन की फ़ॉर्म में, यानी कि ये इतने कैलोरीज़ की है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे अक्सर थैलेसीमिया के बच्चे हैं ना, उनको आयरन की ज़रूरत नहीं होती। आयरन वाली वो कोई भी चीज़ लेंगे ना, उसके लिए वो बहुत नुकसानदेह है। अब अगर हम वैसे ही अगर बगैर किसी ब्रांड के या बगैर किसी अपना स्पेसिफिकेशंस के हम कोई चीज़ बच्चे को देना शुरू कर देंगे ना, उसको नुकसान होगा। तो फिर हम बिल्कुल ये ठीक जो है। पैकेजिंग वाली चीज़ें उठा के देते हैं ना, जो अक्सर कोई कंपनीज़ ऑफ़र कर रही होती है, तो जब उसमें ये लिखा होता है ना इसमें आयरन नहीं है, तो हम बड़े कॉन्फिडेंट होके ये चीज़ें दे सकते हैं। ये चीज़ें थी जो कि आपने बहुत ही अच्छी बयान की है, और मुझे बड़ी खुशी हुई है माशाल्लाह से। आपकी काफ़ी अच्छी ग्रिप है मार्केट के हवाले से भी सर। ये मेरा एक्चुअली मैं सिर्फ़ ये 2-3 बातें ऐड करना चाह रहा था कि जिससे बहुत शुक्रिया। ये जी, सॉल्यूशन जो आप बताइएगा पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसा भी आपने बोला कि मार्केटिंग लाइक सारी चीज़ें क्रिएटिव होनी चाहिए तो लाइक आपका प्रोडक्ट अच्छा वो होगा। लेकिन सर अगर हम लोग देखें तो नॉर्मली लाइक ब्रांड्स जो होते हैं उनकी जो क्रिएटिविटी होती है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब उनसे नीचे जितने भी सारे ब्रांड्स आते हैं, लाइक ब्रांड्स नहीं कोई नॉर्मल चीज़ भी आती है, वो जितने भी क्रिएटिव कर ले तो कोई इम्पैक्ट खास पड़ता नहीं है। लाइक ब्रांड तो अपनी पोजीशन पे ही रहता है। तो इससे सर मतलब जब पोजीशनिंग नीचे वालों के ऊपर आती ही नहीं है तो फिर फायदा क्या होता है क्रिएटिव होने का? अच्छा, इसमें ना हम ना दो तरह की डिफरेंशिएशंस होती हैं। एक वर्टिकल डिफरेंशिएशन होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल। अब लेट्स सपोज एक है प्रोडक्ट ए और एक है प्रोडक्ट बी। अगर ये दोनों में डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है और दोनों सेम कैटेगरी में फॉल कर रही हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक मुझे मुझे करेक्ट करने दें अपने आप को। अगर मैं जी, तो अब वर्टिकल डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि आपका जो है एक प्रोडक्ट ए है और एक आपकी प्रोडक्ट बी है। अब प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के जो फीचर्स हैं वो सेम है। अब वो सेम जब प्रोडक्ट होगा और उनकी प्राइस जो प्रोडक्ट ए की है वो ज़्यादा है, प्रोडक्ट बी की कम है, तो हमेशा जो ऑडियंस है वो प्रोडक्ट बी को लेगी। क्यों? क्योंकि उनके फीचर्स सेम है लेकिन उनके प्राइस पॉइंट्स का डिफरेंट है। अब हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट हैं उनकी ना सिर्फ उनकी प्राइस सेम है लेट्स सपोज, लेकिन उनके प्रोडक्ट फीचर्स डिफरेंट है। तो उसमें क्या होगा कि कभी कोई बंदा प्रोडक्ट ए ले लेगा, कभी कोई बंदा प्रोडक्ट बी ले लेगा। जहाँ तक आपके सवाल की बात है ना कि जो नए ब्रांड्स आते हैं वो क्या करें, एक बड़ा ब्रांड जो है एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है उसकी तो एक सेटिंग हो गई भी है। तो अब डिपेंड करता है कि क्या वो जो छोटा ब्रांड आ रहा है वो उसकी ही टारगेट मार्केट को हिट करने आ रहा है,
क्या जो उसका प्राइस पॉइंट है वो सेम उसके ही वाला है। अगर तो देखें दो ब्रांड्स हैं, एक बड़ा फेमस पुराना ब्रांड है और एक नया ब्रांड है, ठीक है, और नए ब्रांड ने भी अपनी जो प्राइस है वो उतनी ही रखी है जितनी पुराने ब्रांड की है। उसने जो टारगेट मार्केट रखी हुई है वो भी वही रखी है जो कि पिछले वाले ब्रांड की है, और उसके जो फीचर्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है, यूएसपी है, वो भी सेम है एज जैसे कि पहले वाले ब्रांड की है। तो वो कभी भी पहले वाले ब्रांड को हिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले वाले ब्रांड ने काफी अर्सा लगा के अपनी मार्केट में ग्रिप बनाई हुई है, लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। उसको अब वो हिट करने के लिए उसको कोई किन फैक्टर्स पे वो खेल सकता है, या तो वो जो है प्राइस थोड़ी कम ऑफर कर सकता है, या वो क्या कर सकता है, जो टारगेट मार्केट है वो चेंज कर सकता है। लेट्स सपोज अगर एरियल की टारगेट मार्केट बड़े अमीर लोग हैं, सर्फ एक्सेल की मिडिल क्लास है, तो वो बोनस अगर हो तो वो बोनस गरीबों को जाके टारगेट कर सकता है। तीसरा वो क्या कर सकता है कि वो जो अपनी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है उसको बेहतर बना सकता है। वो लेट्स सपोज कहते हैं कि जी जो आपका एरियल है वो आपके चाय के दाग तो निकाल देता है, लेकिन जो ग्रीस के दाग है वो कोई नहीं निकालता आपका सर्फ। लेकिन जो हमारा सर्फ है वो है एरियल की प्राइस का ही, लेकिन वो चाय के दागों के अलावा वो ग्रीस के दाग भी निकाल देता है या बॉल पॉइंट के दाग भी निकाल देता है। तो वो वैल्यू प्रपोजिशन जो दे रहा है क्लाइंट्स को वो डिफरेंट दे रहा है। इस तरह आप उनसे एग्जिस्टिंग ब्रांड से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। आप प्राइस के ऊपर कर सकते हो, आप पोजीशनिंग के ऊपर कर सकते हो, आप जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं आप उसके फीचर पे कर सकते हो। अगर आप वो उस पर डिफरेंशिएट नहीं करोगे अपनी प्रोडक्ट को तो आप उसको कम्पीट नहीं कर पाओगे कभी भी। अगर हमारी जो भी नई गाड़ियों का जैसा इन्फ्लक्स हुआ है, तो अब देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पोजीशनिंग भी अपनी सेम रखी, उन्होंने प्राइस पॉइंट भी अपना सेम रखा होंडा टोयोटा वाला, लेकिन उन्होंने जो अपने फीचर्स थे, जो वैल्यू प्रोपोजिशन थी वो उन्होंने बढ़ा दी। उन्होंने कहा जी आपको नॉर्मल होंडा करोला टोयोटा गाड़ी में आपको सनरूफ नहीं आता था, हमारी गाड़ियों में आपको सनरूफ मिलेगा, पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा। आपकी पुरानी टोयोटा और होंडा की नई गाड़ियों में आपको जो 360 डिग्री सेंसर्स नहीं आते थे, हमारी गाड़ियों में आपको 360 डिग्री सेंसर्स मिलेंगे, आपको फलाना फीचर भी मिलेगा, फलाना फीचर भी मिलेगा। तो उन्होंने उसको फीचर्स को ऐड ऑन करके उनको कस्टमर को कहा कि जी हमारी आप प्रोडक्ट सेम प्राइस में, आपने 60 लाख की होंडा सिविक लेनी है, आप 60 लाख में आप हमारी गाड़ी ले लें जिसमें फीचर्स थोड़े से ज़्यादा हैं। तो आप इस तरह की जो चीज़ों को ट्विक करते हो अपनी प्रोडक्ट को, और फिर आप अपने जो कंपेटिटर है उसके ऊपर एडवांटेज लेके जाते हो। अदरवाइज तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि आप लोग सेम चीज़ बेच रहे हो, सेम प्राइस पे बेच रहे हो, और तो बंदा क्यों लेगा आपसे, कभी भी नहीं लेगा। क्या ख्याल है आपका हमला इस बारे में? जी सर, आप सही बोल रहे हैं। आप जब हमला जाती हैं शॉपिंग करने किसी ब्रांड पे, अब एक ब्रांड है आपका खाड़ी और जी। एक ब्रांड है आपका लेट्स सपोज लिबर्टी का कोई शॉप है। अगर मुझे लिबर्टी की शॉप से ही सेम क्वालिटी की चीज़ मिल रही हो जो मुझे खाड़ी पे मिल रही है, तो मैं कभी भी उस पे खाड़ी के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन लेकिन अगर सर मैं फिर यही वाली बात आ जाती है ना कि ब्रांड की क्वालिटी में कोई ना कोई डिफरेंस आ जाता है कहीं ना बिल्कुल कहीं। ऐसी है, तो जो वो फिर वो वैल्यू प्रपोजिशन वाला जो पार्ट है ना वो उसको टारगेट करें, फिर वो प्राइस भी ज्यादा ले रहे हैं, उनकी टारगेट मार्केट भी डिफरेंट है, और उनको जो वैल्यू ऑफर कर रहे हैं वो क्लाइंट को वो ज्यादा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल लिबर्टी वाली शॉप से। अगर लिबर्टी वाला शॉप वाला कहे कि जी मैं आपको सेम क्वालिटी देता हूँ उनकी प्राइस से कम में, तो मैं और हमना और पजीर और जवाद कभी भी खाड़ी पर नहीं जाएंगे, हम हमेशा लिबर्टी जाएंगे, जी। क्योंकि हमने वही चीज वही क्वालिटी उससे कम प्राइस में मिल रही है। जी। तो इसलिए हमें या तो हम प्राइस कम कर दें, या हम टारगेट मार्केट चेंज कर दें, या हम अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन को सही तरह करें। अच्छा, बाज ब्रांड्स होते हैं उनकी पास एट्रीब्यूट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो उसको सही तरीके से मार्केट नहीं कर पा रहे होते, वो एक ब्रांड मैनेजर का फेलियर होता है। तो वो आप कब सही तरह से प्रोजेक्ट कर पाओगे, जब आप अपनी कस्टमर की नीड को समझ पाओगे अच्छे से। अब बहुत सारी एड्स ऐसी आ रही होती हैं कि जो कि जहाँ के बड़े हमारे दिल को लगती हैं, हमारे बिल्कुल लगता है जैसे हमारा ही मसला उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया।
एरियल सर्फ एक्सेल की ऐड आती है, हमें लगता है यार बाकी ये तो बड़ा जेन्युइन मसला है, कपड़ों से दाग नहीं उतरते हमारे, चाय की तो दाग नहीं जाता, तो ये वाला सर्फ जो है बहुत अच्छा है। फिर हम कभी ऐड देखते हैं किसी दूध की, तो हमें लगता है हाँ यार हमारे घर तो जो दूध आता है वो तो बड़ा पतला आता है, हमें लगता है खालिश दूध ही नहीं है। ये लोग क्लेम करते हैं कि जी ये खालिश दूध है, गाढ़ा दूध है, इसमें विटामिन भी हैं, इसमें कैल्शियम भी है, तो हम ये वाला लेते हैं। तो आप जो है ऑडियंस की नीड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर्स कौन है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की कौन कौन सी नीड्स को फुलफिल कर रही है, और उस कस्टमर के पास और कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपनी वो नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। जब आप ये पूरी प्रॉपर एक उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हो, तब आप एक अच्छी मार्केटिंग कैंपेन बनाते हो अपने ब्रांड के लिए। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, आप लोगों में से किसी का कोई कैंडल्स का ब्रांड था मेरे ख्याल से, किसका था? सर मुझे स्टार्ट करना था बट अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया। अभी मेरा एक और है जिसके ऊपर मैं करंटली वर्क कर रही हूँ। किस पे काम कर रही हैं आप आजकल? सर ये एयरबड्स वगैरह। अच्छा, तो ये आप चाइना से इंपोर्ट करेंगी, किस तरह करेंगी, क्या प्लान किया आपने इसका? सर प्रोडक्ट्स वगैरह तो आ गई है मेरे पास, इनकी थोड़ी अच्छा। बहुत ब्रांडिंग भी मैंने स्टार्ट की है। हम्म। अ, बाकी अब ये है कि थोड़ा बहुत सीख के तो प्रॉपरली इसके ऊपर वर्क करूंगी और मार्केटिंग इसकी स्टार्ट करूंगी, लाइक पेड मार्केटिंग। ठीक हो गया। और प्रोडक्ट्स कोई? हैं अच्छा, प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, लेकिन आई डोंट नो, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि मैं अच्छा कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसका कंटेंट भी मैं ही डिजाइन कर रही हूँ और इसकी टैगलाइंस एंड इसकी सब चीजें मैंने ही डिजाइन की हैं खुद से। तो बट स्टिल आई एम नॉट श्योर कि वो वेरी कैसा नाइस। है। जो भी देखिए, जैसा मैंने शुरू में बोला था क्लास के, कि एक चीजें तो होती है ना जो हम लेक्चर में सुनते हैं, जो हम किताबों में पढ़ते हैं, एक चीजें होती हैं जब ऑन ग्राउंड हम रियलिटी में फेस करते हैं। एग्जैक्टली। तो जब तक आप ऑन ग्राउंड फील्ड में नहीं ना उतरेंगी, तब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जब तक आपको कहते हैं ना उर्दू में, जब तक आप अपने हाथ गंदे नहीं करोगे, जब तक आप सीखोगे नहीं। सीखेंगे तो नहीं, जब तक आप एग्जैक्टली। इन डेप्थ इसके अंदर चीज के अंदर नहीं जाएंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी किसी भी चीज की। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी कोई एमएनसी कंपनी हो, चाहे वो कोई छोटा सा स्टार्टअप हो, जब तक आप लोग खुद उसमें इन डेप्थ नहीं जाओगे, आप लोगों को कभी भी उस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी तो आप लोग उसको प्रॉपर मार्केट नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली। जवान, आपका कोई सवाल? जवान नहीं सर, जिब्रील। नहीं नहीं सर, अभी तो कोई भी नहीं है इसके हवाले से। हम ना, आपका क्वेश्चन है, आपका हैंड रेज हुआ है। हमने आपका हैंड रेज हुआ, बताओ। हेलो। या जी, हमने आपका हैंड रेज हुआ, बताओ। जी जी सर। सर एक्चुअली बात ये है कि लास्ट लेक्चर मैं अटेंड नहीं कर पाई थी किसी इशू की वजह से, तो उसकी जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें जो है वन ऑफ माय क्लास फेलो जस्ट आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट आई गेस मार्केट बेस्ड ब्रांड इक्विटी, तो वो मैंने नोट कर लिया था। तो मुझे उसके हवाले से कुछ डिस्कस करना था सर। उसमें आपने बोला था कि जो है ऐसी कोई लाइक टर्म नहीं होती या फिर इस टाइप का कुछ सीन नहीं होता ब्रांड मैनेजमेंट में। मैंने ये तो बोला मुझे था ये कि पूछना। मेरे जी नॉलेज जी। में नहीं है सच कोई कि मैंने अच्छा मार्केट अच्छा। बेस्ड ब्रांड इक्विटी का पता हो। मुझे यही था कि ओ जो ब्रांड इक्विटी होती है, अगर आपको इसमें इनपुट देना चाहें तो प्लीज।
जी सर, मैं बस ये वो करना चाह रही थी कि अब हम लोग जो नॉर्मली पढ़ रहे थे लाइक सीबीबी मॉडल जो है वो था कस्टमर बेस्ड ब्रांड, लाइक कस्टमर के नजरिए में ब्रांड की क्या है अहमियत। तो सर मेरे हिसाब से मार्केट बेस्ड ब्रांड इक्विटी ये हो सकती है कि मार्केट के नजर में लाइक मार्केट लेवल के नजर में ब्रांड की क्या अहमियत है, लाइक अदर जितने भी ब्रांड्स हैं उनके हिसाब से हमारी पोजिशनिंग क्या है, हमारे टारगेट मार्केट सिलेक्शन क्या है। तो सर इसमें ये चीज नहीं आ सकती क्या? इसमें आ सकती है, हम ना बिल्कुल आ सकती है, लेकिन सबसे पहले ना हमें जो मार्केट है उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि हम मार्केट से मुराद क्या ले रहे हैं। अगर हम कस्टमर नहीं ले रहे मुराद, तो एक तो पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि हम जी बिल्कुल मार्केट जो है ना वो हमारे डिफरेंट कंपेटिटर्स हैं या जो चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे वो लोग हो सकते हैं मार्केट में। लेकिन सही। नॉर्मली जब भी कोई ब्रांड्स का लिंक होता है तो वो हम लोग कस्टमर्स के साथ ही उसको लिंक करते हैं। मार्केट से हम उसको इस सेंस में लिंक कर सकते हैं कि जो डिफरेंट जो हमारा कंपेटिटिव ब्रांड है वो हमारी अगेंस्ट क्या मेजर्स ले रहा है, वो हमारी कैंपेन्स को किस तरह टैकल कर रहा है। उस तरह की चीज़ों को हम इसमें डाल सकते हैं। अदरवाइज मेन जो उसका होगा वो कस्टमर बेस के अकॉर्डिंगली होगा। सही। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है लाइक हमें मार्केटिंग कंपटीशन में इसको अगर लेना हो, लाइक अब मैं हमें अब मैं अगर एक फॉर एग्जांपल ब्रांड खोल रही हूँ कोई भी, तो जो है अब मुझे मार्केट लेवल पे देखना पड़ेगा कि लाइक मैं किस पोजीशन पे हूँ, अब मुझे ऊपर आने के लिए किस पोजीशन पे करना पड़ेगा। तो लाइक बिल्कुल ऐसी है। मार्केट कंपटीशन तो हमें देखना पड़ेगा ना, तो या लाइक मेरे हिसाब से ये चीज तो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए बहुत ज्यादा। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। आप जब तक आपको कंपेटिटिव एनालिसिस आप लोग नहीं होगा, आपको आइडिया नहीं होगा कि मेरा जो कंपेटिटर है वो किस मार्केट को हिट कर रहा है, किस तरह कर रहा है, क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, क्या वो उनको प्राइस पॉइंट पे खेल रहा है, क्या वो उनकी नीड पे खेल रहा है, क्या वो उनको वैल्यू प्रोपोजिशन पे खेल रहा है, तब तक हम अपनी स्ट्रेटेजी को डिजाइन नहीं कर पाएंगे। तो इस सेंस में ओके। आपको अपने कंपेटिटिव का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, जो अब हम लोग बात कर रहे थे पोजीशनिंग की, तो जब हम पोजीशनिंग करते हो तो हमें किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। एक तो जो है कि रेलेवेंस कितनी है, जो हमारी पोजीशन हम जब कर रहे हैं जहाँ पे, उसकी हमारी ऑडियंस के साथ रेलेवेंस कितनी है। जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारा टारगेट कस्टमर है, क्या वो उसको उस चीज़ की परवाह है भी कि नहीं, क्या वो उससे रेलेवेंट है कि नहीं। दूसरी बात ये कि उसमें क्लैरिटी कितनी है, जो हम मैसेज उसको भेजना चाह रहे हैं, क्या वो उसको सही तरह से उसको उस तक पहुँच रहा है कि नहीं। जो चीज़ हम उसको बताना चाह रहे हैं, क्या वही चीज़ उसको पहुँच रही है या वो किसी और तरह से उसको परसीव कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जी, क्रेडिबिलिटी, कि जो हम उसको मैसेज दे रहे हैं उसमें क्रेडिबिलिटी कितनी है। कोई हम कोई फॉल्स क्लेम तो नहीं कर रहे, या कोई हम ऐसा अनरियलिस्टिक क्लेम तो नहीं कर रहे जो कि हमारी प्रोडक्ट जिसको बैक ना कर पा रही हो। मे बी हम क्लेम कर रहे हो कि जी जो हमारा जो साबुन है वो आपका रंग गोरा कर देगा, लेकिन जो मार्केट की रिजल्ट हो, मार्केट का जो कंज्यूमर का जो रिस्पॉन्स हो, वो तो शो कर रहा हो कि जी ये साबुन तो रंग गोरा ही नहीं करता, या ये क्रीम रंग गोरा ही नहीं करती। तो क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है हमारे मैसेज की कि नहीं है। फिर उसमें यूनिकनेस कितनी है। हमारा ऐसा तो नहीं कि हमारी तरह के और 6 ब्रांड्स और हों जो कि ये क्लेम कर रहे हो कि जी हमारी क्रीम भी रंग गोरा करती है, ठीक है, और वो भी हमारी ही प्राइस की हो, हमारी ही फीचर्स की तरह हो। फिर तो उसमें यूनिकनेस वाली बात ही कोई नहीं होगी। फिर जिसने हमारी क्रीम लेनी है वो कोई और क्रीम भी ले लेगा, उसमें कोई यूनिक फीचर ही नहीं होगा। फिर उसमें अटेनेबिलिटी कितनी है, कि जो चीज़ हम पोजिशनिंग स्टेटमेंट में बता रहे हैं लोगों को, क्या हम उसको डिलीवर कर सकते हैं। जो हमने क्लेम्स लिए हैं, जो हमने सपोर्टिंग एविडेंस दिए हैं, क्या हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको मैच कर रही है, क्या हम उन बातों को पूरा कर सकते हैं। और लास्ट चीज़ होती है सस्टेनेबिलिटी, कि क्या जो हमने पोजीशनिंग की है उस चीज़ की, क्या वो लॉन्ग टर्म में मेंटेन की जा सकती है। हमने लेट्स सपोज क्लेम किया है कि जी हमारी प्रोडक्ट जो है हमेशा आपके सस्ती तरीन प्रोडक्ट है जो कि आपके दाग उतारेगी, लेकिन क्या पता
हमें इन द फ्यूचर हमें जो हमारा रॉ मटेरियल है वो महंगा हो जाए, या हमारी प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो महंगी हो जाए, और हम लोग उस क्लेम को सस्टेन ही ना कर पाएँ, हम उस पोजीशनिंग को सस्टेन ही ना कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें हमें माइंड में ज़रूर रखनी चाहिए जब हम पोजीशनिंग स्टेटमेंट को अपनी बना रहे हों। इसके अलावा जो हम लोग जब हम मार्केट सेगमेंटेशन कर रहे हों, तो उसमें ना सिर्फ हम लोगों की डेमोग्राफिक्स और जो इस तरह की हम नॉर्मल जो उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, ना सिर्फ उस बेसिस पे कर रहे हों, बल्कि हम ये भी देख रहे हों कि क्या हमारी जो मार्केट है, उसमें जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, उनकी एबिलिटी टू प्रोड्यूस कितनी है। यानी कि एक छोटा प्लेयर है, एक बड़ा प्लेयर है। क्या पता जो बड़ा प्लेयर हो उसकी एबिलिटी टू प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा हो, बहुत अच्छी क्वालिटी में हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो। फिर एबिलिटी टू फाइनेंसिंग का हमारा मसल कितना है। अब जैसे आपका वज़ीर की हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, पहले कैंडल्स का सोचा, फिर इन्होंने ईयरबड्स वगैरह इस तरह के गैजेट्स वगैरह का किया। तो क्या पता ये ऐसे कंपैटिटर को टारगेट कर रही हो जिसका फाइनेंशियल मसल बहुत ज़्यादा हो। उसके पीछे कोई 5 लाख आइटम्स उसकी गोदाम में पड़ी हों, और हमारी मिसाल के तौर पे कोई 1 लाख पड़ी हों। तो क्या हम उसको फाइनेंशियल मसल को उसके हिट कर सकते हैं, उसको टैकल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? फिर उसकी हमारी एबिलिटी टू मैनेज और एग्जीक्यूट, क्या हमारे पास इतना ह्यूमन रिसोर्स, इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि हम उस सारी कैंपेन को मैनेज कर पाएँ, हम उसको एग्जीक्यूट कर पाएँ। जब मैं किसी कैंपेन का वर्ड यूज़ करता हूँ तो उसमें सिर्फ मार्केटिंग कैंपेन नहीं आती, उसमें सारे फैक्टर्स आते हैं कि क्या हमारी जो प्रोडक्शन लाइन्स हैं वो हमारी डिमांड को या हमारी ऑर्डर्स को कम फुलफ़िल कर पाती हैं कि नहीं कर पाती। क्या पता हमने एक बड़ी एग्रेसिव हमने मार्केटिंग कैंपेन रन की और हमें ऑर्डर्स भी आ गए। लेकिन हमें अब पता ये चला कि यार हमारी जो फैक्ट्री है वो उसमें तो इतना पोटेंशियल ही नहीं है कि वो इतनी कम ड्यूरेशन में इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना सकें। या अगर उसकी प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा बनाएँगे तो वो क्वालिटी सस्टेन नहीं कर सकती, क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकती इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स की। तो उसमें हमें जो सिर्फ मार्केटिंग नहीं देखनी, हमने जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं कि हमारी ह्यूमन रिसोर्स, क्या हमारे पास इतनी स्किल्ड लेबर है, या क्या हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मशीनरी अवेलेबल है कि जो हमारी उस चीज़ को बना सके। हो सकता है कि हम जिस चीज़ का क्लेम कर रहे हों, वो मशीन हमारी उस तरह की 10 प्रोडक्ट्स बना सकती हो। लेकिन जब हमें ऑर्डर आए 10,000 पीस का, तो वो उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए हमारे पास मशीनरी ना हो। तो ये कोई भी जो आपका प्रोडक्ट होती है या कोई भी आपका बिज़नेस होता है, वो कभी भी साइलोज़ में काम नहीं कर सकता। जब तक आपके सारे डिपार्टमेंट्स, आपके सारे एस्पेक्ट्स, चाहे वो फाइनेंशियल हों, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हों, चाहे वो आपका मार्केटिंग, ब्रांड हो, चाहे आपकी वो मैन्युफैक्चरिंग हो, जब तक इन सब में हार्मनी नहीं होगी, जब तक इन सब में कोलैबोरेशन नहीं होगा, तब तक आप कोई भी अच्छा एक ब्रांड नहीं बना पाओगे। आपने ये तो क्लेम कर लिया कि जी हमारी जो गाड़ी है, वो सबसे तेज़ भागती है और इसकी अ कंफर्टेबल बड़ी है, प्यारी बहुत है। लेकिन जब उसकी आफ्टर सर्विस की बारी आई, तो आपके पास उस तरह के मैकेनिक्स ही नहीं है जो उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर सकें। आपके पास जब लेट्स सपोज़ आपको 1000 गाड़ियों का ऑर्डर आ गया, तो आपके पास इतना फाइनेंसियल्स ही नहीं है कि आप 1000 गाड़ी आप उसमें मैन्युफैक्चर कर सको। जब उसको मार्केटिंग की बारी आई, तो आपके पास इतने, या डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आई, तो आपके पास इतने पाकिस्तान में आउटलेट्स नहीं है, आपकी इतनी फ्रेंचाइज़ीज़ नहीं है कि आप अपनी टारगेट मार्केट तक पहुँचा सको। तो इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग जो है प्रॉपर, ये होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई अपना ब्रांड लॉन्च करो, आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो, तब जाके आप एक अच्छे ब्रांड मैनेजर बन सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कर ले। उसके बाद से हम इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। जवाद, हमना, वज़ीर, आपका कोई क्वेश्चन? अच्छा सर, वो मैंने पूछना था, ये प्रिज्म मॉडल जो हमें आया है प्रोजेक्ट में ना। जी, बिल्कुल आया आपको। अच्छा, उसमें सर एक दो चीजें पूछनी थी। अच्छा, जी, पूछें। पर्सनालिटी के हवाले से उसमें, यानी कि एक होता है कि जी पर्सनालिटी कम्युनिकेट आप क्या करते हैं। अच्छा, इसमें फर्क क्या है, सेल्फ इमेज में और पर्सनालिटी में क्या फर्क होगा सर? और रिफ्लेक्शन में कैसे हम ये
ये जो मैंने जो थोड़ा वो पढ़ा था उसमें डेमोग्राफिकली वो बता रहे थे कि जी रिफ्लेक्शन में ना आ जाती है डेमोग्राफिकली के कौन से एज ग्रुप के लोगों को आप टारगेट करते हैं कस्टमर को ना। अब ये थोड़ी सी मुझे जरा चीजें क्लियर कर दे जरा इसके हवाले से सर। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। जवाद, आप बात कर रहे हो उसके CBE BBE मॉडल की, ऐसे ही है? सर ये जो प्रिज्म मॉडल है CBBE मॉडल तो और है ना, वो तो कॉलर का है ना, ये कैफलर का जो मॉडल पेश हुआ है ना, प्रिज्म मॉडल जो है कैफलर का। कैफलर का कि केलर का? कैफलर का सर। कैलर का तो CBBE वो कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी है ना वो तो। हाँ। लेकिन जो प्रिज्म मॉडल है ना वो कैफलर का है सर। 1986 में उसने यानी कि दिया था, वो उसी से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट आया हमारा। तो उसमें भी ऑलमोस्ट वर्डिंग एक जैसी है। तो क्योंकि पर्सनैलिटी और इसमें ना रिफ्लेक्शन में और उसमें जो है ना सेल्फ इमेज में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही थी मुझे अच्छा। कि ये ब्रांड को कैसे हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर्सनैलिटी भी वही चीज है, चले फिजिक तो एक चीज हो गई ना कि फिजिक तो ये है कि जो फिजिकल अपीयरेंस होगी उसमें आ गई आपकी। अपीयरेंस आ गई। तो पर्सनैलिटी तो वो कम्युनिकेशन का आ रहा था सेल्फ इमेज में और अपना रिफ्लेक्शन में और पर्सनैलिटी में थोड़ी सी मुझे लिटिल बिट कंफ्यूजन हो रही थी कि ऑलमोस्ट ये तीनों वर्डिंग एक जैसी ही लग रही हैं। तो हम कैसे इसको एलेबोरेट करेंगे? ठीक है। अच्छा, अब जहां तक हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं ना, तो जब आज जिस तरह लोगों की पर्सनैलिटीज होती है ना, उस तरह ब्रांड्स की पर्सनैलिटीज भी होती हैं। अब जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मैकडॉनल्ड्स की। तो जब हम मैकडॉनल्ड्स का जिक्र करते हैं ना, तो हमारे माइंड में आता है कि हैप्पी मील आता है, बच्चे आते हैं खेलते हुए माइंड में हमारे, बच्चों को बहुत पसंद होता है मैकडॉनल्ड्स, ठीक है। तो उस ब्रांड ने ना अपनी जो पर्सनैलिटी इस तरह क्रिएट की हुई है कि जी हम लोग बड़े फन लविंग हैं, बच्चों को पसंद है, उनकी जो प्रोडक्ट्स होंगी उसमें हैप्पी का वर्ड आ रहा होगा, फन लविंग, चीयरफुल, इस तरह किसी ने अपनी पर्सनैलिटी एक पर्सोना बनाया है बस ब्रांड ने, ठीक है। जिस तरह एक बंदा होता है ना, एक बंदा होता है बड़ा खुश मिजाज होता है, किसी से बात नहीं करता, अपने काम से काम रखता है। एक बंदा होता है जो सबसे मिलजुल के रहता है, हंसता खेलता रहता है। तो उस तरह हम कहते हैं यार इसकी पर्सनैलिटी में ना बड़ी चीयरफुल पर्सनैलिटी है इसकी, ये बड़ा मिलनसार बंदा है। इसी तरह ब्रांड्स की भी पर्सनैलिटी होती है, जो कि वो अपनी कैंपेन्स के थ्रू, अपने जो एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स होते हैं उसके थ्रू, अपना जो डिज़ाइन होता है, अपनी लेट्स सपोज उनकी फ्रेंचाइज का डिज़ाइन है, उसमें जो उनकी टीम होती है जो कि कस्टमर से डील कर रही होती है उसके थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू उसको वो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं अपनी पर्सनैलिटी को, ठीक है। उसके बाद से आपने इसके अलावा किसकी बात की थी? इसके अलावा सर वो सेल्फ इमेज और रिफ्लेक्शन की बात की थी मैंने। जवाद, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, आप काइंडली रिपीट कर सकते हो? सर रिफ्लेक्शन की और सेल्फ इमेज की ना, जो कस्टमर बेस यानी जो वैल्यूज काउंट हो रही हैं, जो ठीक है, रेसिपिएंट अपना पिक वो शेयर करता है अपने। मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। अच्छा, सेल्फ इमेज में आ जाता है कि आपका जो ब्रांड होता है वो अपना जो जो उसका बायर है या जो उसका कंज्यूमर है, वो उसके सेल्फ इमेज को किस तरह से टारगेट करता है या किस तरह हिट करता है। इसकी हम एग्जांपल देते हैं। लेट्स सपोज एक बंदा है जिसके पास फरारी है, ठीक है। अब जब वो फरारी वाला बंदा होगा ना, तो उसको पता होगा कि यार जो मेरे पास गाड़ी है ना, ये गाड़ी हर किसी के पास नहीं हो सकती, ये बड़ी एक्सक्लूसिव गाड़ी है, ये दुनिया की तेज तरीन गाड़ी है, दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी है, ठीक है। और लेट्स वो दुनिया में 10,000 गाड़ियां होंगी पूरी दुनिया में फरारी। तो उसका जो एक जो मालिक है उसके अंदर जो एक उसको कह लो खुद एतमादी आती है, सेल्फ बिलीव आता है, उस ब्रांड की वजह से वो सब आता है सेल्फ इमेज की कैटेगरी में। अब जैसे फेयर एंड लवली की आप एग्जांपल लो, तो कोई बंदे ने फेयर एंड लवली लगाई और जिसकी वजह से उसका रंग उसको फील हुआ कि जी मेरा रंग थोड़ा बेहतर होना शुरू हो गया, मेरी छाइयाँ वगैरह जो हैं, दाग धब्बे थोड़े कम हो गए। तो उसकी वजह से जो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसने एसोसिएट किया अपने उस ब्रांड के साथ कि जी मैंने गोल्डन पर लगाई, मैंने फायजा ब्यूटी क्रीम लगाई या मैंने फेयर एंड लवली लगाई, जिसकी वजह से मेरे अंदर ये चेंजेस आई। तो वो सब चीज़ें आपके सेल्फ इमेजरी में आ जाती हैं।
जी जवाद। ठीक है सर, कुछ ना डिस्टॉर्शन चल रही है तो जी मैं ना मुझे सर भी बस आपकी एक आवाज क्लियर नहीं आई थी। हम इसको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। श्योर सर, अभी टाइम भी थैंक कंप्लीट हो गया। यू श्योर सर। समरा, मैंने आपका अभी क्वेश्चन देखा है, अगर कोई बिजनेस आउट ऑफ द मार्केट हो जाए बट आफ्टर सम टाइम इट गेट रिज्यूम, आई वांट टू एंटर इनटू द मार्केट अगेन, सो व्हाट स्ट्रेटजी वुड बी फिजिबल फॉर ब्रांडिंग। समरा, सबसे पहले तो अगर कोई मार्केट बिजनेस से आउट हो जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं, उसको रीअलाइनमेंट की ज़रूरत है। वो दोबारा से अपना मार्केट एनालिसिस करे, दोबारा से देखे कि उसकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स को रीडिज़ाइन करे, उसके एट्रीब्यूट्स को नई मार्केट की जो उसकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करे, तो इंशाल्लाह ताला वो दोबारा चल पड़ेगी। हम समरा के पॉइंट को और जवाद के पॉइंट को इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में दोबारा डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।